भारत और श्रीलंका के बीच में क्या कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर विवाद गहरा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 4 ट्रिलियन रुपए का बड़ा कर्जा आखिरकार पाकिस्तान जा कहां रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर भारत में जारी राजनीति के बीच पहली बार श्रीलंका सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी गई और श्रीलंका ने कहा कि भारत 50 साल पहले ये द्वीप उसे सौंप चुका है, लिहाजा अब बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। भारत में इस महीने शुरू हो रहे चुनाव के बीच में कच्चा तीऊ द्वीप एक गर्म मुद्दा बन गया है। खास तौर पर दक्षिण भारत की राजनीति पर कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने दावा किया कि मोदी सरकार कच्चा तीऊ द्वीप पर श्रीलंका के साथ फिर से बातचीत करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी सरकार और तमिलनाडु के द्रमुक सरकार पर 1974 में कच्चा तीऊ द्वीप श्रीलंका को देने का आरोप लगाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के अन्नामलाई की तरफ से हासिल किए गए एक आरटीआई का जवाब देते हुए कहा कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय तट से 20 किलोमीटर दूर पाक जलडमरू मध्य में स्थित 1.9 वर्ग किलोमीटर द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बुधवार को घरेलू टेलीविजन में कहा कि ये एक ऐसी समस्या थी जिस पर 50 साल पहले चर्चा हुई थी, इसका समाधान निकाला गया था और इस पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये सामने आएगा और अभी तक किसी ने भी द्वीप की स्थिति में बदलाव का सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कच्चा तीऊ द्वीप को सौंपने का विवादास्पद फैसला भारतीयों में व्यापक गुस्सा फैल गया था जब ये डिसीजन लिया गया था। भारतीय मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने भारत की एकता और हितों से समझौता करने के कांग्रेस पार्टी के लंबे समय के इतिहास पर जोर दिया। आरटीआई जवाब में आरोप लगाया गया कि दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कड़े विरोध के बावजूद कच्चा तीऊ की संप्रभुता के बारे में चिंताओं को महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया था। वहीं बाद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासन के तहत प्रशासन ने द्वीप मुद्दे के प्रति उदासीनता दिखाई थी। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने वाले जयशंकर ने आरटीआई जवाब का हवाला दिया और सवाल किया कि कैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को विश्वास में लिए बिना पड़ोसी देश को द्वीप उपहार में दे दिया। और आपको बता दें, सबसे बड़ी समस्या ये इसलिए हो गई क्योंकि स्टालिन ने इस चीज को लेकर भारत के पीएम को फोन किया, भारत के पीएम को चिट्ठी लिखा कि आप इसके बारे में बात कीजिए और ये वापस से हमें दिलाने की कोशिश कीजिए। और इसी चीज को लेकर भारत सरकार ने इस मुद्दे का उल्लेख किया है। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि भारत इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता है और ऐसा करने से श्रीलंका के साथ जो हमारी रणनीतिक साझेदारी चल रही है उसके भी प्रभावित होने के बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। इसलिए इस मुद्दे को अब बात नहीं ही करना बेहतर रहेगा। वैसे यहाँ पर श्रीलंका से किसी तरह की कोई बात नहीं उठाई जा रही है, पर हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो पता होना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि ये डील किसने की थी और इस डील का खामियाजा अब तक देखने को मिल रहा है। खैर, अब यहाँ पर एक चीज तो जरूर है कि भारत भी ऐसे किसी मुद्दे को नहीं उठाना चाहेगा जिससे कि इस क्षेत्र में चाइना को बढ़ोतरी मिलता दिखे। पर कच्चा तीऊ द्वीप का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कुछ बात भी करनी होगी तो इस मामले को ऐसा नहीं है कि पूरी तरह पलट दिया जाएगा, बल्कि इस मामले में भारत बात कर सकता है और बात के जरिए इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, पर पूरी तरीके से इसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर इस तरीके से हो चुका है
तो फिर उसे बदलना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए ऐसा माना जा रहा है श्रीलंका के द्वारा कि ये सारा जो मुद्दा है ये सिर्फ इस वक्त चल रहा है जो चुनाव उसी को लेकर है, और एक बार चुनाव खत्म होगा तो बाकी सारी चीजें भी ठीक होती हुई नजर आएंगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत के दो पड़ोसी और दोनों ही बुरी तरीके से परेशान हैं। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच चल रही लड़ाई राजधानी तक पहुंच गई है। म्यांमार में विपक्ष का कहना है उसने राजधानी में पई ताओ में देश के संकटग्रस्त सेना पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले का आदेश दिया है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने कहा है कि विस्फोटकों से लैस 29 ड्रोनों ने हवाई अड्डे, वायुसेना अड्डे और सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजधानी पर गुरुवार की सुबह हुए हमले को जुंटा के लिए एक बड़ा झटका और विद्रोही गुटों के लिए एक बड़ी कामयाबी की तरह देखा जा रहा है। सऊदी गेजेट की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने बीबीसी बर्मीज को बताया कि उन्होंने 7 ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें से एक हवाई अड्डे के रनवे पर फट गया है। एएनयू के उप सचिव एमजी स्वे का कहना है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई रक्षा समूहों के साथ योजना बनाई और रणनीति बनाई है। एक साथ सैन्य मुख्यालयों, हलार हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए सिंक्रोनाइज ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। एनयूजी पहले आंग सान सू की नेतृत्व वाली निर्वाचित नागरिक सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे 2021 में तख्ता पलट कर गिरा दिया गया था। इसके बाद से एनयूजी और अन्य विपक्षी विद्रोही समूह जुंटा शासन से लड़ रहे हैं। विद्रोही गुटों ने देश के काफी इलाके को जुंटा शासन के हाथों से छीन लिया है। करीब 3 साल से म्यांमार में जारी इस गृह युद्ध में यूएन के आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग मारे गए हैं और 26 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। खुद को म्यांमार की निर्वासित सरकार कहने वाले एनयूजी ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि देश का 60% से ज्यादा हिस्सा जुंटा के हाथ से निकल गया है और ये विद्रोही बलों के कंट्रोल में है। गुरुवार के राजधानी पर हमले से पहले अक्टूबर में जुंटा शासन को एक गंभीर झटका लगा, जब विद्रोहियों के गठबंधन ने भारत और चीन की सीमा पर दर्जनों सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। जुंटा ने बांग्लादेश और भारतीय सीमाओं पर विद्रोहियों के हाथों बड़े क्षेत्र से नियंत्रण खो दिया है। जुंटा इस लड़ाई में लगातार पिछड़ रहा है और सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। सैनिकों की कमी के कारण फरवरी में जुंटा ने सभी के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती लागू किया था। इस नियम में 18 से 35 साल की आयु के पुरुषों और 18 से 27 साल के आयु के महिलाओं के सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कानून का लाया जाना देश पर जुंटा की कम होती पकड़ को दिखाता है। खैर, जहां एक तरफ म्यांमार में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत खराब ही दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बड़ा झटका लगा है और वो झटका है उसके दैनिक कर्ज का। जो पब्लिक कर्ज है वो उसका सिर्फ 8 महीने में हो गया है 4 ट्रिलियन रुपए का, और उम्मीद जताई जा रही है कि इन चीज़ों को हैंडल कर पाना अब पाकिस्तान के हैंड में नहीं रह चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।